देखो रूही बेटा, अब तो शादी की धूम समाप्त हो गई। अब तुम धीरे धीरे इस घर के सभी तौर तरीकों को और इस घर के लोगों की पसंद नापसंद के बारे में जान लो, क्योंकि आगे चलकर इस घर की सारी जिम्मेदारी तुमको ही अपने कंधों पर उठानी है। ज्योति जी ने अपनी कुछ ही दिनों पहले ब्याह कर आई बहू को संबोधित करते हुए कहा। वो इस समय रसोई में रूही को अपने हिसाब से खाना और नाश्ता बनाना सिखा रही थी, और रूही भी कल रात को ही अपने पति अक्षर के साथ हनीमून मनाकर लौटी थी। जी मम्मी जी, आप जैसा बताएंगी मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। रूही ने अपने स्वभाव के अनुसार बड़ी ही नम्रता के साथ कहा। देखो, ये नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। उधर किनारे रखे हुए बर्तन निकालो और दादी के कमरे में जाकर उनको नाश्ता दे आओ। ज्योति जी ने एक तरह से ऑर्डर देते हुए कहा। जी मम्मी जी। रूही बर्तनों की तरफ बढ़ गई, लेकिन रूही ने जैसे ही बर्तनों में हाथ लगाया, ये तो चिटके चिटकाए अजीब से बर्तन थे। मम्मी जी, आप इन बर्तनों के लिए कह रही हैं? रूही को सचमुच बड़ा आश्चर्य हो रहा था। इतने वैभव भरे घर में उसकी दादी सास के लिए ऐसे बर्तन? हाँ, यही बर्तन, ज्योति जी ने साधारण से शब्दों में कहा। खैर, रूही वो बर्तन उठा तो लाई, लेकिन उसके मन में कुछ खटक सा गया। लेकिन अभी इतनी जल्दी वो प्रतिशोध भी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि शादी को दिन ही कितने हुए थे, यही कुछ 15-16 दिन। ज्योति जी ने उन बर्तनों में नाश्ता परोस दिया और रूही उस नाश्ते को लेकर अपनी दादी सास के कमरे में चली गई। प्रणाम दादी जी। रूही ने नम्रता पूर्वक कौशल्या देवी के पैरों में झुककर प्रणाम करते हुए कहा। जुग जुग जियो मेरी बच्ची, दूधो नहाओ पूतो फलो। कौशल्या देवी ने आशीर्वाद की झड़ी लगा दी। ये लीजिए दादी जी, आपका नाश्ता। रूही ने चुपचाप वो नाश्ता वहीं पर रख दिया और वापस जाने लगी। रूही बेटा, थोड़ी देर तो बैठो अपनी दादी के पास, कौशल्या देवी ने बड़ी आत्मीयता के साथ कहा। जी दादी जी। और रूही वहीं पलंग पर उनके पास बैठ गई। दादी जी, आप बाहर क्यों नहीं निकलती? रूही ने पूछा। रूही बेटा, क्या बताऊं तुमको? और उनकी आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। अरे रूही, कहां रह गई तुम? तभी रूही को उसकी सास ज्योति जी की तेज आवाज सुनाई पड़ी। आई मम्मी जी। और रूही झटपट बाहर निकल गई। ज्यादा देर उनके पास रुकने की जरूरत नहीं है, बस काम से काम रखो। ज्योति जी ने एक तरह से रूही को हड़का दिया। जी मम्मी जी। और रूही दूसरे काम में लग गई। शाम को ज्योति जी कहीं बाहर गई हुई थी, तो रूही अपनी दादी सास कौशल्या देवी का हाथ पकड़कर उन्हें उनके कमरे से बाहर निकाल लाई। आज सचमुच बहुत अच्छा लग रहा है, वरना तो वो छोटा सा कमरा ही मेरी किस्मत बन गया है। कौशल्या देवी की आंखें फिर से भर आई, लेकिन तभी ज्योति जी वापस आ गई। तुम इनको बाहर क्यों लाई? ज्योति जी एकदम से चिढ़कर रूही से बोली। वो मम्मी जी, मुझको लगा कि दादी जी का मन कमरे में लेटे लेटे ऊब जाता होगा, इसीलिए ले आई। रूही बहुत ज्यादा डर गई थी। ज्यादा सहानुभूति दिखाने की जरूरत नहीं है इनसे, बुढ़ापे में सब कुछ स्वीकार करना आना चाहिए, ज्योति जी चिनचिनाते हुए बोली। रूही बेटा, मैं तुमसे मना कर रही थी कि मुझको बाहर मत ले चलो, लेकिन तुम मानी नहीं। चलो, अब मुझको अंदर छोड़ दो चलकर, कौशल्या देवी ने रूही का हाथ पकड़कर कहा। जी दादी जी। और रूही कौशल्या देवी का हाथ पकड़कर अंदर की ओर चली, तो उसके मन में एक टीस सी उठी कि बताओ, दादी जी कितना ज्यादा उपेक्षित हैं इस घर में। सब लोग बाहर बैठकर हंसते मुस्कुराते हैं और वो अकेले अपने कमरे में बैठी रहती है। पापा जी और नकुल भी तो कुछ नहीं समझते या समझना नहीं चाहते। ऐसा व्यवहार बुजुर्ग के साथ इस घर में, ये सोचकर उसकी आंखें भी छलक उठी, लेकिन उसने मन ही मन ठान लिया कि अब वो इस बात के लिए विरोध करेगी। उसी दिन रात को सोते समय रूही अपने पति नकुल से बोली। नकुल, मम्मी जी दादी जी के साथ इतना ज्यादा उपेक्षित व्यवहार क्यों करती हैं, जबकि वो तो इस घर की बुजुर्ग है। इस घर का सब कुछ उन्हीं के अस्तित्व से है, रूही ने भावुक होते हुए कहा। रूही, अब मैं क्या ही बताऊं, मम्मी दादी जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। थोड़े सालों पहले तक दादी बाबा एक साथ गांव में रहते थे, लेकिन जब बाबा इस दुनिया को छोड़ गए तो दादी के रहने की समस्या आई। मम्मी ने तो साफ मना कर दिया दादी को यहाँ पर लाने के लिए, लेकिन पापा की बहुत खुशामद करने पर यहाँ लाने के लिए तैयार हो गई। लेकिन उन्होंने एक शर्त रख दी कि दादी एक कमरे में ही रहेंगी,
बाहर निकलकर उनका उठना बैठना मुझको पसंद नहीं आएगा। खैर, मरता क्या ना करता, पापा ने हामी भर दी। आखिर इस अवस्था में पापा क्या ही करते, क्योंकि किसी भी विरोध का मतलब था घर में कलह कलेश। दादी ने भी परिस्थितियों को स्वीकार कर लिया, क्योंकि शायद वो भी मम्मी के स्वभाव से परिचित थी और दादी एक तरह से उस कमरे में कैद होकर रह गई। मेरा और पापा का भी मम्मी को दादी से ज्यादा बात करना पसंद नहीं, बस इसीलिए हम लोग भी उनके पास नहीं उठते बैठते। लेकिन नकुल, मैं तो ऐसा व्यवहार दादी जी के साथ ना तो देख सकती हूँ और ना ही कर सकती हूँ। रूही के चेहरे पर दृढ़ निश्चय की एक लहर थी और दूसरे ही दिन सुबह सुबह रूही ने खूब मेवा इत्यादि डालकर सूजी का हलवा बनाया और रसोई की सबसे सुंदर कटोरी में हलवा निकाला और दादी माँ को देने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी, वैसे ही उसकी सास ज्योति जी रसोई में आ गई। ये क्या है? ज्योति जी ने तुनकते हुए पूछा। जी मम्मी जी, हलवा, रूही ने नम्रता के साथ कहा। वो तो मुझको भी दिखाई पड़ रहा है, लेकिन इस कटोरी में किसके लिए लेकर जा रही हो? ज्योति जी ने निगाहें तिरछी करते हुए कहा। मम्मी जी, मैं ये हलवा दादी जी के लिए लेकर जा रही हूँ। रूही ने फिर से सरल शब्दों में जवाब दिया। तुमको मैंने कल ही बताया था कि दादी जी के बर्तन उधर कोने में रखे हैं। ज्योति जी ने उन पिचके पिचकाए बर्तनों की तरफ इशारा करते हुए कहा। लेकिन मम्मी जी, जब दादी जी इस घर की सबसे अहम सदस्य हैं, तो उनके लिए उल्टे सीधे बर्तन क्यों? मैं तो इसी कटोरी में उनको हलवा दूंगी। और हाँ मम्मी जी, आज से दादी जी को कमरे के बाहर भी निकाल कर बिठाऊंगी। ये सब कहते हुए रूही के चेहरे पर आत्मविश्वास के साथ साथ दादी सास के लिए अत्यंत सम्मान झलक रहा था। तुम्हारा दिमाग तो सही है ना? इस घर में तुम मनमानी करोगी? जानती हो कि नहीं, इस घर में मेरी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। ज्योति जी ने बड़े गुरूर के साथ कहा। मम्मी जी, अगर बात सही होगी तो मैं भी आपकी हर बात में हाँ मिलाऊंगी, लेकिन अगर बात किसी के सम्मान के लिए होगी तो आप इसको अगर विरोध समझे तो मैं विरोध भी करूंगी। पता नहीं कहां से रूही के अंदर इतना आत्मविश्वास आ गया। ए लड़की, ये घर मेरा है, ज्योति जी चिल्लाकर बोली। मम्मी जी, अब ये घर मेरा भी है। और हाँ मम्मी जी, एक बात और भी ध्यान रखिएगा, मैं आपका बहुत सम्मान करना चाहती हूँ और कल को बुढ़ापा आपके भी आएगा। मैं नहीं चाहती कि आप मुझको इस तरह से गलत शिक्षा दें। रूही ने एक एक शब्द बहुत सोच समझकर बोला, लेकिन रूही के मुंह से ये सब सुनकर ज्योति जी को तो जैसे सांप ही सूंघ गया और उन्होंने कुछ ही क्षणों में कौशल्या देवी की तरह ही अपने बुढ़ापे की कल्पना तक कर डाली और ये सोचते सोचते वो एकदम से कांप ही उठी। क्या हुआ मम्मी जी, आपका चेहरा क्यों पीला पड़ गया? रूही समझ गई थी कि गर्म लोहे पर हथौड़ा पड़ चुका है और वो अपनी चाल में कामयाब हो गई थी। अरे नहीं रूही बेटा, मैं तो सोच रही हूँ कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो। पता नहीं मेरी मति क्यों मारी गई, जो मैं मम्मी जी के साथ गलत शलत व्यवहार कर रही थी। ज्योति जी ने एकदम से पासा पलटते हुए कहा। वही तो मैं कहूँ मम्मी जी, आप तो इतनी अच्छी हैं, फिर आप दादी जी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? रूही ने जानबूझकर ज्योति जी के हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। हाँ रूही बेटा, जाओ दादी जी को इसी कटोरी में हलवा देकर आओ और आज ये पुराने बर्तन बाहर फेंकवा देना। और हाँ, दादी जी को बाहर डाइनिंग टेबल पर ही नाश्ते के लिए बुला लाओ। वो सबके साथ बैठेंगी तो उनको अच्छा भी लगेगा। ज्योति जी ने किसी तरह से मन मारते हुए कहा, क्योंकि वो अच्छी तरह से समझ गई थी कि रूही उतनी सीधी भी नहीं है जितना वो समझने की कोशिश कर रही थी। जी मम्मी जी। और रूही ने तपाक से कौशल्या देवी को कमरे से बाहर बुलाकर डाइनिंग टेबल पर बिठा दिया। नकुल और उसके पापा रमेश जी तो ये सब देखकर हैरान ही रह गए। उन्होंने इशारों ही इशारों में नकुल से पूछा कि ये बदलाव कैसे, और नकुल ने उनको इशारों में ही बता दिया कि ये सब आपकी बहू की कारस्तानी है। अब तो नकुल और रमेश जी दोनों ही बहुत खुश हो गए, खासकर रमेश जी, क्योंकि जो वो नहीं कर पाए वो कल की आई उनकी बहू ने कर दिखाया था। अरे तुम लोग ये इशारों इशारों में क्या बात कर रहे हो? आज से मम्मी जी हम लोगों के साथ बैठकर ही खाएंगी पिएंगी। अचानक उन दोनों को ज्योति जी की आवाज सुनाई पड़ी। अरे वाह, दोनों ही एक साथ चहककर बोल पड़े और पास ही खड़ी रूही मन ही मन मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसने एक बुजुर्ग को उसका खोया हुआ सम्मान जो लौटा दिया था, और कौशल्या देवी की तो
खुशी का सचमुच ठिकाना नहीं था। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।